वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू आवर एज ग्रोथ क्लासेस, जहां हम स्टार्ट करेंगे आज कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी से, यानी कि एक्सपीरियंस नॉलेज कैसे बनता है ये जानेंगे, राइट? और इट वाज गिवन बाय डेविड ए कोल्ब। डेविड ए कोल्ब ने अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी को 1984 में दिया था एंड इट इज़ बिलीव्ड कि वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी वो बिलीव करते थे कि बच्चा करके सीखता है। तो आपको हल्का फुल्का एक व्यू तो मिल गया होगा अभी तक कि हम शायद हैंड्स ऑन लर्निंग से रिलेटेड कुछ जानेंगे, राइट? जैसे कि एनसीएफ में बताया गया था 2005 में। सो यस, द कोर इक्वेशन यहाँ पे ये है कि नॉलेज क्रिएट कैसे होती है। एक्सपीरियंस यानी आपका अनुभव, और फिर आपने उससे क्या सीखा, आप ट्रांसफॉर्म किस चीज़ में हुए, राइट? इन दोनों को मिला के बनता है नॉलेज। और यही डेविड ए कोल्ब ने 1984 में कहा था कि लर्निंग वो प्रोसेस है जहाँ नॉलेज क्रिएट की जाती है। कैसे? ट्रांसफॉर्मेशन से, जो हमें किससे मिला? एक्सपीरियंस से, यानी अनुभव से। और अपनी इस थ्योरी में उन्होंने लर्निंग को 4 स्टेजेस में बांटा है, और ये एक साइक्लिक थ्योरी है बेसिकली, मतलब निरंतर चलते रहने वाली थ्योरी, हमेशा कॉन्टिन्यूस रहती है। और हमारा जो फर्स्ट स्टेज है वो है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, यस, द हैंड वन, जहाँ हाथ बनाए। हाथ से शायद समझ गए होंगे, हैंड्स ऑन लर्निंग ईजी है ना समझने के लिए। चलिए, अब सेकेंड वन इज रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, और आसान हो जाएगा जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। तो बेसिकली रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में आंखें क्यों बनी है? शायद ये वॉच से रिलेटेड है। आप रुके, खड़े होकर देखा, ऑब्जर्व किया। और फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त, जो आप फील नहीं कर पा रहे, बस सोच पा रहे हैं, इसीलिए तो यहाँ पे ब्रेन बना है। फिर है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। हाँ, सारे टूल्स, सारे आप पेचकस वगैरह लेकर लग जाइए बस बच्चे की तरह एक्सपेरिमेंट करने के लिए। चलिए, चलते हैं हम हमारे फर्स्ट स्टेज की तरफ, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। इसे हम फीलिंग स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ जो लर्नर होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, परफॉर्म करता है अपनी एक्टिविटीज़ में, और रिलाई करता है अपने सेंसेस पे, यानी बस मेरी हाथ ने जो फील किया, मेरी आंखों ने जो देखा, मेरे कानों ने जो सुना, और मैंने जो टेस्ट किया, जो फील किया, बस मैं वही समझता हूँ। और इसमें जो हमारा लर्नर है, यानी जो बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है वो उस चीज़ में। और यही है हमारी फर्स्ट स्टेज, द फीलिंग स्टेज। फिर आता है हमारा सेकंड स्टेज, यानी रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्ट करना क्या होता है? जैसे एक मिरर रिफ्लेक्ट करता है, वैसे ही यहाँ बच्चा खड़ा होकर क्या करेगा? रिफ्लेक्ट बैक करेगा अपनी ऑब्जर्वेशन को। जैसा कि यहाँ ये नाम हमें बता रहा है, रिफ्लेक्ट करना। आप जैसे शीशे में खड़े होकर खुद को देखते हैं ना, तो इसीलिए इसका नाम द वॉचिंग स्टेज रखा गया है, क्योंकि यहाँ लर्नर स्टेप बैक करता है। काम जो वो कर रहा था बैठकर, उससे वो थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेता है। वो ये सोचता है, समझता है, और उसके बारे में चीज़ें ऑब्जर्व करता है, और फिर वो उसके दिमाग में हज़ारों प्रश्न उठते हैं क्यूरियोसिटी के मारे कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, मैंने जो किया वो उससे ऐसा कैसे हो गया। अब आता है हमारा थर्ड स्टेज, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। इसको हम द थिंकिंग स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ जो है कंक्लूड करता है बच्चा अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस को, यानी कि इसमें हमारा रोल आ जाता है एज अ टीचर, एज अ फैसिलिटेटर। हम बच्चे को थ्योरीज बताते हैं, लॉजिक बताते हैं, जो उसने देखा, किया, उसको ऑब्जर्व किया, उसमें क्या थ्योरीज आई, क्या लॉजिक्स आए, क्या जनरल प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हैं, क्या फैक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, हम उस बच्चे को इस चीज़ के बारे में गाइड करते हैं। इन 3 स्टेज के बाद आता है हमारी सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेज। वैसे तो तीनों चारों ही इम्पॉर्टेंट है, पर बेसिकली यहाँ हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन और कॉन्क्रीट वाले में फ़र्क क्या है मैम? ये आया होगा आपके दिमाग में, राइट? क्योंकि वहाँ कॉन्क्रीट वाले में हमने फील किया, और यहाँ पे भी तो हम डूइंग ही कर रहे हैं, एक्टिवली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कॉन्क्रीट वाले में भी हमने तो एक्सपेरिमेंट ही किया था, टच करके ही तो किया था हमने सारा काम। हैंड्स ऑन लर्निंग वो भी थी, हैंड्स ऑन लर्निंग ये भी है। पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस प्लानिंग का है, क्योंकि बच्चा इन 3 स्टेजेस से होके आने के बाद वो प्लान करता है और ट्राई आउट करता है कि उसने क्या सीखा, और अब वो अपनी जो नॉलेज गेन करी उसने उसको किन किन जगहों पर लगा सकता है।
अगर मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो अगर एक बच्चे को हमने बीज दिया कि जाओ बेटा आप अपने गार्डन, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में गार्डनिंग आ गई है, यूजुअली काफ़ी स्कूल्स में गार्डनिंग एक सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आई मस्ट से अगर एज अ टीचर अगर आपको एक गार्डनिंग पढ़ानी पड़ जाए प्राइमरी क्लासेस में, तो आप उस बच्चे को बीज देंगे और आप उसको कहेंगे बेटा इसे मिट्टी में लगाओ। बच्चे ने बीज लिया, लगा दिया, ही फील्स ग्रेट कि मैम ने मुझे कुछ एक्टिविटी करने को दी है, मैम मुझे पढ़ा नहीं दिया, मैम मुझे मस्त एक्टिविटी करने को दे रही है। तो बच्चा मस्त उस मिट्टी में खेलेगा, थोड़ी देर उसको गीला करेगा मिट्टी को। आप उसको गाइड करते रहिए कि कितना गीला करना है, और वो बच्चा उसमें बीज डालेगा, उसको मिट्टी से कवर करेगा। ये तो रहा उसका फर्स्ट स्टेज। अब क्योंकि उसने एक बीज कवर किया तो उसको पता तो है कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कि हाँ, इसमें से प्लांट आएगा। पर फिर वो उसके अंदर, क्योंकि अब थोड़ी-थोड़ी क्यूरियोसिटी जाग चुकी है, वो रोज़ आकर उस गमले में झाँकेगा या फिर उस मिट्टी वाली जगह पर झाँकेगा कि कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, कुछ निकला है या नहीं निकला, मेरा पौधा निकला है या नहीं निकला। अब थोड़े टाइम बाद मान लीजिए हफ्ता गुज़रा और छोटा-सा फुटाव निकल के बाहर आया। अब वो खुशी के मारे, पहले तो उसको बहुत खुशी होएगी कि मैंने जो एक्टिवली काम किया उसमें एक रिज़ल्ट आया। पर साथ-साथ क्या आएगा? क्यूरियोसिटी। वो ये सोचने लगेगा कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? उसमें से बीज में से, इतने छोटे बीज में से इतना छोटा-सा पौधा बाहर आया तो आया कैसे? क्योंकि बीज से तो ये पौधा बड़ा ही लग रहा है जब मैं देख रहा हूँ। और यहाँ आएगा थर्ड स्टेज, यानी आपका रोल। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन का बच्चे ने फील कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, वॉच कर लिया, राइट। ऑब्जर्वेशन एंड वॉचिंग स्टेज कौन सी है? हमारी सेकंड स्टेज। उसने वॉच और ऑब्जर्व कर लिया। अब आएगा थर्ड स्टेज यानी थिंकिंग स्टेज, जिसमें आपको फैसिलिटेट करना है बच्चे को। आप उसे कंक्लूड करेंगे उसकी लर्निंग, किस तरीके से आप उसको बताएंगे कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक बीज को प्लांट बनने में, जैसे हवा, पानी, सूरज की रोशनी, एंड मिट्टी, न्यूट्रिशंस एंड ऑल, डिपेंडिंग ऑन द क्लास, राइट। एज अप्रोप्रिएट नॉलेज, राइट। सो फिर आता है हमारा फोर्थ स्टेज। अब बच्चे के पास नॉलेज है, उसको ज्ञान हो चुका है, एक्टिवली वो कर चुका है जो उसने स्टार्ट करनी थी एक्टिविटी। अब उसके पास ऑप्टिमम ज्ञान है। अब वो बाकी चीज़ों पे वो सेम चीज़ें अप्लाई करनी शुरू करेगा। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो फर्स्ट स्टेज ये रही कि आप मैथमेटिक्स में बच्चे को बोलो कि हैंड स्पैन यूज़ करके या फिर अपनी फीट स्पैन को यूज़ करके या थ्रेड यूज़ करके फ्लोर, जो आपकी क्लासरूम फ्लोर है, उसको नाप डालो। बच्चा मज़े से करेगा, खुशी खुशी करेगा उस एक्टिविटी को, और करने के बाद वो इस चीज़ के लिए बहुत क्यूरियस हो जाएगा कि अब मैं इसका एरिया निकालूँ तो निकालूँ कैसे, राइट। ये है हमारी सेकंड स्टेज, यानी ऑब्जर्वेशन वाली, वॉच करने वाली। उसने कर तो ली एक्टिविटी, पर अब वो सोच में पड़ा है। तो यहाँ फिर थर्ड स्टेज आएगी आपका रोल अगेन। आप उसको सिखाएंगे, एरिया है वो रेक्टेंगल का एरिया अगर निकालना है यानी एज अ फ्लोर, तो आप फ्लोर का एरिया कैसे निकालेंगे? लेंथ और ब्रेथ पता करके। फिर वो बच्चा थोड़ा समझेगा, उस चीज़ को समझने के बाद अब उसको फोर्थ स्टेज में जाना है, एक्टिवली एक्सपेरिमेंट करना, अप्लाई करना अपनी नॉलेज। और ये बहुत पसंद होता है बच्चों को करना। और इसमें वो ऐसी-ऐसी चीज़ों की एरिया नापेगा, जैसे लिटरली वो शॉर्पनर यूज़ करेगा, वो पेंसिल बॉक्स का एरिया नापेगा, वो कभी उठकर अपने बेंच का एरिया नापना शुरू करेगा, कभी अपनी मैथ्स की बुक का ही एरिया नापना शुरू कर देगा। तो दिस इज़ व्हाट कंस्ट्रक्टिविज़्म इज़, जिसके बारे में कोल्ब ने बात करी है। फिर ये कोल्ब की जो थ्योरी है वो कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि लगातार चलती रहती है, स्पाइरल है, बिल्कुल डेवलपमेंट की तरह। डेवलपमेंट का वन ऑफ द प्रिंसिपल इज़ कि वो स्पाइरल है नेचर में, ना कि स्ट्रेट लाइन में। आई मीन इट इज़ स्ट्रेट लाइन बट लाइक स्पाइरल होती है, बार बार उस चीज़ को घूम कर वापस से आती है, फिर वहाँ से सॉलिडिफाई होता है नॉलेज, और फिर वो वापस से नेक्स्ट स्टेज पे जाती है, देन इट कम्स बैक एंड दैट स्पाइरल थिंग गोज ऑन, राइट। इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूअस बोला है। ये है इसका नेचर। एक्सपेरिमेंटेशन अलग अलग एक्सपीरियंस देता है और ये साइकिल रिपीट करती है वापस से, इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट बोला गया है। और डीपर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बच्चा वापस से आके जब उस चीज़ को सॉलिडिफाई करता है तो उसको एक अच्छी गहरी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। बेसिकली यहाँ ये डायग्राम उस चीज़ को इलस्ट्रेट कर रहा है कि कैसे फर्स्ट स्टेज है फीलिंग, सेकेंड है वॉचिंग, थर्ड है थिंकिंग एंड फोर्थ है डूइंग। ओके, चलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कोल्ब का, वो है लर्नर्स स्टाइल, राइट। यानी कि हमारी लर्निंग स्टाइल कैसे होती हैं। ये भी चार हैं, इन्हें भी उन्होंने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है।
तो अगर हम इनके लाइक जो डेविड कोल्ब हैं उनके अनुसार बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको इसको भी एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझा पाऊँ. Talking about our first style, या डाइवर्जिंग. डाइवर्जिंग मतलब हमने डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस पढ़ा है. तो डाइवर्ज करना मतलब होता है फैला देना, राइट? फैलाओ. तो डाइवर्जेंस में बच्चा फील करता है और वॉच करता है. बच्चा इमेजिनेटिव हो जाता है, वो सिचुएशंस को बहुत सारे अलग अलग फैली हुई नज़रिए से देखता है. यानी कि वो, अगर आप उसको क्वेश्चंस दे रहे हैं तो वो अलग अलग तरीके से सोच पाए, उसके बारे में क्रिएटिव हो पाए, क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए, और उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट हो पाएँ. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ आप डाइवर्जेंस का, तो वो ये होगा कि बच्चे को आपने ये बोल दिया कि बेटा आप स्टोरी या कोई चित्र या कोई चर्चा पसंद करेंगे क्या? तो बच्चा जो है वो एक ही विषय पर काफ़ी सारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है. जैसे आपने उसको डिस्कशन करने को बोल दिया या डिबेट करने को बोल दिया, बहुत सारी चीज़ें निकल के बाहर आएँगी अगर आप करते हैं ये चीज़, और बहुत फ्रूटफुल होता है ये. तो इससे बच्चे की जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं. और बेसिकली जो है यहाँ पर बच्चा फ़ील और वॉच करना सीखता है, यानी अनुभव और चिंतन. फिर सेकंड लर्निंग स्टाइल है एसिमिलेट करना, यानी सोचना और देखना. ठीक है? इसमें बच्चा क्या करता है? बच्चा अपनी ही अ, जो उसने सिखाया जा रहा है या जो समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो उसे ध्यान से देखता है, सुनता है, और फिर उसको अपने दिमाग में चिंतन करता है. वो उसका थिंकिंग करता है, और सोच कर वो अलग-अलग क्रिटिकल थिंकिंग, यू नो, ही एक्चुअली थिंक्स अबाउट लाइक वेरियस, आई मस्ट से कि अगर आपने उसको नियम और परिभाषा याद करवानी है, या मतलब अगर आप उसको टेक्स्ट बुक रीडिंग करवा रहे हैं, तो ये बेस्ट एग्जांपल होगा एसिमुलेट करने का, कि वो देख रहा है और सोच रहा है उसके बारे में. अगर आप उसको एग्जांपल्स दे रहे हैं, राइट? आपने कोई टेक्सचुअल क्वेश्चन दे दिया, जैसे जो संख्या 2 से पूरी तरह डिविजिबल हो वो इवन है. बच्चा अब इवन नंबर्स क्या होते हैं उनका डेफिनेशन याद कर रहा है, फिर वो कॉपी में उनके एग्जांपल्स लिख रहा है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10. तो बेसिकली वो बेस्ट तरीका क्या है उसके लिए लर्निंग का? एक्सप्लेनेशन. जबकि फर्स्ट वाले में बच्चा शेयर करके, रिफ्लेक्ट करके एक्सपीरियंस पे सीख रहा था, जिसमें डाइवर्जेंस यूज़ हो रहा था, वो क्रिएटिव हो रहा था बच्चा, अपने व्यूज़ रख रहा था, औरों के व्यूज़ जान रहा था, शेयर कर रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था. और जबकि यहाँ पर एसिमुलेट करने में वो बस उसने सीखा जाना, और देखकर मतलब उसने जान लिया, सीख लिया, उसके बाद वो उस चीज़ को एक्सप्लेनेशन के थ्रू ज़्यादा अच्छे से सीख पा रहा है, राइट? कमिंग टू अवर थर्ड लर्निंग स्टाइल, दैट इज़ अकोमोडेटिंग. मतलब क्या? वो उस चीज़ को फ़ील कर पा रहा है, डू कर पा रहा है, और हैंड्स ऑन लर्नर है, राइट? वो अपने इंट्यूशन पे रिलाई करता है, ये नहीं कि लॉजिक मैम ने बोला ऐसा है तो बस नहीं. जो मेरे को फ़ील हो रहा है कि मैंने क्या किया, मेरे गट फीलिंग क्या आई, मैं रिस्क टेकिंग कर रहा हूँ, इसमें वो जो बच्चा होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है अकोमोडेशन में, राइट? यानी फीलिंग एंड डूइंग, दैट इज़ वाई इट इज़ फीलिंग एंड डूइंग. ओके? जैसे खेल खेल में सीखना, रोल प्ले करवा दिया आपने क्लास में, या फील्ड ट्रिप पे ले गए आप, और बच्चे सीधे अनुभव से जल्दी सीखते हैं, क्योंकि ना, दैट इज़ वाई एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है अकोमोडेशन. तो ये बेसिकली इट इज़ अबाउट एक्सपीरियंस, बच्चे ने एक्सपीरियंस क्या किया. फिर आता है कन्वर्जिंग. जैसे हमारा फर्स्ट स्टेज डाइवर्जिंग था, वैसे हमारा लास्ट स्टेज है कन्वर्जिंग. लर्निंग स्टाइल का मतलब, लर्निंग स्टाइल का जो हमारा थर्ड स्टेज है वो है कन्वर्जिंग. यहाँ पर किस तरीके से बच्चा सीखेगा? थिंक करके, डू करके, यानी उसने सोचा और फिर किया. बेसिकली ये एक प्रैक्टिकल लर्नर टाइप है, जो अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं, और वो फाइनली प्रैक्टिकल यूज़ समझ जाता है कि आइडियाज़ जो उसको समझाए गए, बताए गए, वो किस तरीके से उसको अपने आसपास के वर्ल्ड में यूज़ करना है, यानी प्रैक्टिकल यूसेज सीख जाता है. और इसमें हमारे सारे मैथ्स के प्रॉब्लम्स आ जाएंगे. जैसे हम आपने उसको एरिया सिखाया है, तो अब वो एरिया लाइफ में आगे कहाँ यूज़ करेगा? फ्लोर एंड टाइल्स वाले क्वेश्चन में, राइट?
अगर कभी उसको फ्लोर वन टाइलिंग में अपने घर में काम करवाना हो टाइलिंग का, तो वो जानता है उसको कैसे एरिया निकालना है, राइट? तो ये है लर्निंग स्टाइल बेसिकली, कि वो प्रैक्टिकल यूज़ कैसे कर पा रहा है। अगर हम अप्लाइड थ्योरी ये बता रहे हैं कि अप्लाइड थ्योरी का कैसे है, ठीक है? एक्सपीरियंस किया, उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, तो उसने एक्सपीरियंस किया, फिर रिफ्लेक्ट किया कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या मैंने मिलाया, तो ये ऐसा क्यों हो गया। फिर कॉन्सेप्चुलाइज किया, आपने एज अ टीचर उसको हेल्प किया कि बेटा आपने ये केमिकल इस केमिकल में मिलाया तो ऐसा हो गया, राइट? फिर है एक्सपेरिमेंटेशन, वो अब नए केमिकल्स के थ्रू दोबारा एक्सपेरिमेंट करेगा लैब में। फिर है इम्प्लीकेशन, क्लासरूम में इसका इम्प्लीकेशन कैसे होगा। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी लेक्चर्स से अलग हट के आप बच्चों के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं जो टैंगिबल या टैंजिबल जो है, मतलब टैंजिबल का मतलब है आप हाथ लगा के जिसे फील कर पाएँ, तो जो टैंजिबल हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, ठीक है? फिर एनकरेज रिफ्लेक्शन, बस सिर्फ करते मत रहो, टीचर ने आपको एक्टिविटी दे दी और आप बस करते रहो, नहीं, ऐसा नहीं। आप स्पेसिफिक टाइम उसके लिए एलोकेट कर सकते हैं कि आप ये डिस्कस करें अपने पीयर्स से या फिर अपने टीचर से या अपने एल्डर से कि ऐसा क्यों हुआ होगा। उसको उस बच्चे को टाइम मिलना चाहिए कि उसने रिफ्लेक्ट बैक किया या नहीं किया। फिर आप उसको, क्योंकि उसने अब थर्ड स्टेज तो वहीं पार कर लिया ना जब उसने डिस्कस करा आपसे आके या किसी भी ऐसे MKO से, यानी जो मोर नॉलेजेबल अदर है उससे उसने जाके डिस्कस कर लिया बच्चे ने, तो अब क्योंकि थर्ड स्टेज भी वहीं पार हो गई। अब फोर्थ स्टेज आती है अप्लाई करने की नॉलेज को, यानी वो इंश्योर करता है कि जो थ्योरी है और वो जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो उन दोनों के बीच का जो गैप है वो ब्रिज हो पाए, कवर हो पाए। अब जो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है हमने ये क्यों सीखी, क्योंकि ये रिटेंशन पावर इम्प्रूव करती है, राइट? हम करके ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं बजाय कि हमने सुना और रट लिया, ऐसे नहीं होता। हमने करके सीखा तो हमने समझ लिया उस चीज़ को, फिर ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करता है, अच्छा ही बनाता है। हमने जो समझा उस चीज़ को एनहांस कर देता है, ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहती, एक रियलिटी बन जाती है थ्योरी। फिर है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि हमारी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं उनको अच्छे से डेवलप कर पाना। हम उनके बारे में सोचते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, तो हम रिफ्लेक्शन फेज में चले जाते हैं। फिर है एक्टिव पार्टिसिपेशन, जब एक बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ये वो कीवर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। सो यू कुड एक्चुअली बी वेरी श्योर अबाउट दीज स्लाइड्स कि आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो यस, जो चाइल्ड होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीखता है, सिर्फ बैठ कर ऐसे पैसिव लिसनर की तरह नहीं सुनता रहता है, वो एक एक्टिव एजेंट बन जाता है। तो इसको हम एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। ओरिजिन किसने दिया? यस, डेविड ए कोल ने। कब दिया? 1984 में। सीक्वेंस क्या है? एक्सपीरियंस करना, रिफ्लेक्ट करना, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी जो टीचर देता है, और फिर एक्सपेरिमेंट करना। ये यही ऑर्डर रहता है, इसके अलावा आप इसको उल्टा फुल्टा नहीं कर सकते। इसकी की फीचर्स क्या है? ये साइक्लिक है यानी रिपीट होता रहता है, कॉन्टिन्यूस है यानी लगातार होता रहता है, लर्नर सेंटर्ड यानी यहाँ पे बच्चा सेंटर पे होता है। हमें बच्चे को हेल्प करना है, ना कि लेक्चर मेथड से पढ़ाना है, हमें उसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका देना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो बच्चा है वो एक्टिव रहता है, पैसिव नहीं रहता। This is for your division. Cole's experiential learning theory 1984 states that learning occurs through experience. It is a continuous cycle involving four distinct stages: concrete experience, reflective observation, and abstract conceptualization and active experimentation. This learner centered approach promotes meaningful understanding and active participation. Okay? फिर चलिए, ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है ऐसे ही, और नॉलेज जो है वो फिक्स डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि वो कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी जैसे कि डेवलपमेंट सारी उम्र चलता रहता है, यानी वोम टू टॉम टूम का काम है वो, तो वैसे ही नॉलेज भी हम सारी उम्र सीखते रहते हैं।